एक दूर दराज के गांव में मिट्टी के बड़े से घर में शारदा और प्रसाद रहते थे। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे थे। एक दिन खेतीहर मजदूर श्रीनू के साथ प्रसाद बातचीत कर रहे थे। वो बड़ी खुशी खुशी प्रसाद के पास जा रही थी। उन दोनों को बातचीत करते देख शारदा रुक जाती है। प्रसाद बड़े गुस्से में थे। क्या श्रीनू, समझ गए ना मैंने क्या कहा? जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। सारे इंद्रियों को रखकर काम करो, समझे ना? ये बात सुनकर श्रीनू बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से वो चला जाता है। शारदा जो थोड़ी दूर पे इंतजार कर रही थी, मजदूर के जाते ही वो प्रसाद के पास आती है। तब शारदा का जगमगाया हुआ चेहरा देखकर प्रसाद कहते हैं, क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो। संक्रांति आ रहा है ना? हर साल ही तो आता है, ना कह दूंगा तो वो रुक जाएगा क्या? तुम ही बताओ। हाँ, मैं शहर जाके बेटा बहू को ले आऊंगी। अरे बेटा बहू को लाने के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत? ऐसा कहकर प्रसाद उसे कुछ खर्च करने के लिए पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शारदा खुशी खुशी घर का काम काज करती है, खाना पकाती है, फिर बैग में 2 कपड़े रखकर वो बस स्टैंड के लिए घर से रवाना हो जाती है। फिर जैसे ही शहर के लिए बस आती है, वो बस में बैठ जाती है। प्रसाद खेत की तरफ चले जाते हैं। शहर में अपूर्वा कॉलोनी में रहने वाले बेटा बहू रमेश और अनामिका के पास शारदा आती है। माँ को देखकर बेटा बहुत प्यार से बातचीत करता है। अनामिका मॉडर्न ड्रेस पहनकर हॉल में बैठ के शारदा से बातचीत करती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाउ इज अंकल? बहू की बातें सुन के भ्रमित होके शारदा चेहरा बनाने लगती है। बेटा बहू कुछ कह रही है क्या? हाँ माँ, इंग्लिश में वो आपसे पूछ रही है आप कैसी है, पिताजी का हालचाल क्या है। बहू जिस भाषा में समझेगी उसमें कह दो कि मैं और पिताजी ठीक है। ठीक है माँ, मैं बता दूंगा। पहले बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई? संक्रांति आ रहा है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें और बहू को लेने के लिए भेजा। बहू को कह दो कि जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है माँ। यही बात रमेश अनामिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। फिर शहर की बहुरानी अनामिका इस बात के लिए तैयार भी हो गई। उसके 2 दिन के बाद शारदा, रमेश और अनामिका अपनी गाड़ी से शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उस रात ससुर जी, बेटा, सासू माँ, बहू हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके अगले दिन संक्रांति का त्योहार था। शारदा प्रसाद सुबह सुबह उठ के आम पल्लव, गेंदा का फूल से पूरा घर सजा देते हैं। शारदा घर के बाहर रंगोली देती है जो कि बहुत ही रंग बिरंगा था। शहर की बहुरानी अनामिका ब्रश करते करते अपने कमरे से बाहर निकल आती है। घर के दरवाजे पे आम पत्ते का तोरण, गेंदा फूल से सजाया हुआ घर शारदा को रंगोली देते हुए देख अनामिका बड़ा आश्चर्य होकर अंग्रेजी में कहती है, आंटी, व्हाई डिड यू टाई ग्रीन लीव्स एंड येलो फ्लावर्स? शारदा को कुछ समझ में नहीं आता तो अपने बेटे को बुलाती है। रमेश भागते हुए आता है। क्या माँ, क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों बुलाया? बहू ने अंग्रेजी में कुछ कहा, वो सब बात मैं समझ नहीं पाई ना। ये सुनकर रमेश अनामिका से पूछता है। अनामिका पत्ते दिखाकर रमेश से पूछती है। हंसते हुए रमेश फिर कहता है, माँ वो पूछ रही है ये हरे पत्ते गेंदे के फूल तुमने क्यों टांगा है? ये बात है बेटा, आज त्योहार है ना। ये हरी पत्ती नहीं है बेटा, इसे तोरण कहते हैं। इसे बांधा जाता है ताकि घर में हरियाली और खुशियाँ भरी रहे। ये क्या बहू, अभी भी तुम ब्रश कर रही हो? जाओ जल्दी जाके नहा लो, बहुत काम है। I don't brush now, auntie. It will take some more time. ऐसा कह के वो घर के पीछे के बागान के तरफ चली जाती है। वहाँ भैंसें खाना चबा रही होती है। उसे चबाते समय सफेद झाग आ रहा था। ये देखकर अनामिका चिल्लाते हुए बुलाने लगती है, आंटी। जैसे वो जोर से चीखती है, शारदा भागते हुए अनामिका के पास आती है। उन भैंसों को देखकर अनामिका कहती है, आंटी, here will buffaloes also brush? इस तरह इंग्लिश में सवाल पूछती है अनामिका। शारदा को समझ में ही नहीं आता कि उसने पूछा क्या। भैंसों को लेकर सवाल है ये समझते हुए शारदा हंसने लगी। हंसी सुनकर रमेश और प्रसाद भी वहाँ पे आ गए। रमेश पूछता है कि आखिर में क्या बात है। फिर अनामिका के मन में जो सवाल था वो सुनकर रमेश भी पागलों की तरह हंसने लगा। शारदा क्या बात है, इस तरह क्यों हंस रही हो? फिर शारदा अपना हंसी रोकते हुए बताती है जो कुछ भी हुआ। ये सुनकर प्रसाद भी हंसते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद
हमारी बहू शहर की है, उसे हमारे गांव की तौर तरीके, रीति रिवाज, पशु पक्षी, त्योहार का महत्व कुछ नहीं पता। उसे समझाओ शारदा। अच्छा ठीक है। ऐसा कहने के बाद शारदा उसे घर के सामने वाले बगीचे में ले जाकर एक बेंच पे बैठाकर उसे संक्रांति उत्सव के बारे में सब कुछ बताती है। देखो बहू, ये संक्रांति उत्सव हमारे लिए बहुत बड़ा है। जब सूर्य मकर राशि पे जाता है तब इस त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के साथ साथ इस त्योहार को मनाना शुरू किया जाता है, इसीलिए बहुत विशेष है। इस दिन सुबह सुबह नदी में स्नान करके, दान दक्षिणा करके, पूजा पाठ करने के बाद तिल गुड़ खाया जाता है। जब वो कह रही थी तब प्रसाद और रमेश भी उनके साथ थे। उसके बाद प्रसाद कहते हैं, सर्दियों में इस त्योहार की शुरुआत हर्ष उल्लास से होती है। इस त्योहार के दौरान कॉक फाइट और बुल रेस भी होती है। बड़ा मजा आता है। तुम यहाँ स्थानीय परंपराओं को भी अच्छे से देख सकती हो, जैसे कि पहनावे की शैली, गायक, कवि सभी लोग आते हैं। पहला दिन भोगी, उस दिन भोगी माता को अग्नि देते हैं ताकि नई चीजों के साथ जिंदगी शुरुआत हो, और अवंचित पुरानी चीजों में आग लगा देते हैं। दूसरे दिन संक्रांति, इस दिन बैल को सजाया जाता है, गले में घंटी, अच्छे से कपड़े पहना के, ढोल मृदंग शहनाई का धुन बजा के उसी धुन में सभी लोग नाचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चावल, गुड़, दूध से पकवान बनते हैं। लाई, चूड़ा, तिलकुट, इस तरह के ढेरों पकवान बनते हैं। खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है अनामिका। बहू, तीसरा दिन को कनुमा कहते हैं। तीसरे दिन को कनुमा कहते हैं जो किसानों से जुड़ा है। उस दिन वो मवेशियों की जगह को अच्छे से साफ करते हैं, हल्दी कुमकुम से सजाते हैं। संक्रांति त्योहार का बहुत विशेषताएं है बहू। सिर्फ इतना ही नहीं अनामिका, सभी लोग नए नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं, फिर आसमान में वो पतंग उड़ाते हैं। इस बीच कुछ लोग घर के सामने आके नाच गान भी करते हैं। हमारे गांव में इसी तरह इस त्योहार को मनाया जाता है, इसीलिए हर संक्रांति में तुम दोनों यहाँ जरूर आया करो। इस बात के लिए अनामिका खुशी खुशी तैयार हो जाती है और हर संक्रांति के उत्सव के मौके पर वो वहाँ आने लगती है। बाप बेटा सास बहू एक साथ मिलके मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाने लगते हैं। इसी के साथ आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। खुद के संघर्ष से बड़ा हुआ धनी रमेश शहर में एक बड़े से घर में माता पिता शारदा प्रसाद, पत्नी, बच्चे अनामिका, भव्या, नाव्या के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन शारदा और प्रसाद अपने बेटे के कमाए हुए संपत्ति को लेकर तर्क वितर्क कर रहे थे कि वो उस संपत्ति को किसे ज्यादा देंगे। ये देखकर गुस्से से रमेश चिल्ला के कहता है, बंद कीजिए। ये सुनकर शारदा और प्रसाद तर्क करना बंद कर देते हैं। देखते हैं कि उनका बेटा रमेश बड़े गुस्से से उन दोनों को देख रहा है। रमेश की चीख सुनकर किचन में खाना पका रही अनामिका हाथ में छलनी लेके ही दौड़ते हुए हॉल में आती है। घर के बाहर बॉल लेके खेल रहे दोनों बच्चे भाव्या और नव्या भी चिल्लाने की आवाज सुन के भागते हुए हॉल में आ जाती हैं। रमेश सभी को देखने लगता है। हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं पिताजी, बिना मुद्दा बताए बस ये कह रहे कि बेटा मुझे देगा कहकर लड़ाई कर रहे हैं। आखिर में मुद्दा क्या है? बताओ शारदा, बेटा पूछ रहा है, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। जो मन में है साफ साफ बता दो। बता रही हूँ। बेटे से डरती हूँ क्या मैं? हाँ, बिना डरे हुए जो बात है, चलो सच सच बताओ। बेटा रमेश, अपनी मेहनत और परिश्रम से तुमने इतना कमाया है, हमारे परिवार का नाम ऊंचा किया है। तुम्हें जन्म देके हमारा जिंदगी सार्थक है। माँ, असली मुद्दे पे आओ। तुम जायदाद की बात कर रही हो तुम। अब असल बात ये है कि अभी तक तुमने जो संपत्ति कमाई है, 1/4 हिस्सा तुम्हारे पिताजी का और 3 हिस्सा मेरा होगा। क्या कहते हो तुम बेटा इस बारे में? हाँ, मैं एक नया कौड़ी आप लोगों के नाम पे नहीं लिखने वाला हूँ माँ। पूरी संपत्ति अनामिका और बच्चों के नाम पे लिखूंगा मैं, बस। ये सुनने के बाद शारदा प्रसाद आश्चर्य होके एक दूसरे को देखने लगते हैं। शारदा को इसके बाद थोड़ा गुस्सा भी आता है। ये क्या बेटा, संपत्ति तो माँ बाप के नाम पे लिखना चाहिए और तुम बीवी बच्चों के नाम पे लिखना चाहते हो। हाँ माँ, आपके नाम पे लिखकर होगा भी क्या बताइए? आप लोग ना ही जाके अलग रहेंगे और ना ही अलग खाना पकाएंगे। जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे पिताजी महाराजा की तरह और आप महारानी की तरह मेरे आंखों के सामने रहेंगी।
और आप लोगों को देख के मेरी पत्नी अनामिका, बच्चे भाव्या और नव्या जिंदगी गुजारेंगे। जिस तरह से बेटे ने उन्हें समझा के कहा, प्रसाद ने उसकी बात समझ ली, पर शारदा तो ये कहकर मिर्ची की तरह पिस गई। तब से शारदा हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगती है। हर छोटी छोटी बात पे वो गलतियां ढूंढने लगती है और अनामिका, भव्या, नव्या से दूरी बना लेती है। अनामिका को यह सब अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो शारदा से पूछती है, क्यों सासू माँ अब हर बात में मुझे और बच्चों को क्यों डांट रही है? तो तुम लोगों को बिना डांट फटकार के आरती उतारूं क्या, हैं बहू रानी? क्यों सासू माँ, आप हम लोगों से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है, मुझे और मेरे पति को अलग करके तुम और बच्चों को देना चाह रहा है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी, उसके एक पैसे भी तुम लोगों को देने नहीं दूंगी। ऐसा कह के वो गुस्से से अपना हैंडबैग लेके बाहर जाने लगती है। प्रसाद जो डाइनिंग टेबल के पास बैठे थे, वो अपनी दुखी बहू को सासू माँ की बातों को बुरा ना मानने के लिए कहते हैं। तभी एक दिन शारदा अपने बेडरूम के बिस्तर पे बैठे बैठे मन ही मन सोचने लगती है, मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ कहूंगी जिससे बहू और बच्चों से वो घृणा करने लगेगा। फिर वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। फिर उससे बात करके पूरी जायदाद मैं अपने नाम लिखवा लूंगी। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, अनामिका उनके पास दूध ले आती है। शारदा दूध में जहर मिला के पी लेती है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, बेटा रमेश। ऐसा कहकर वो नीचे गिर गई। शारदा के चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश के साथ साथ सभी लोग वहाँ भाग के आए। शारदा की परिस्थिति देखकर उसे सब अस्पताल ले जाते हैं। जल्दी से डॉक्टर साहब सारा जहर निकालते हैं। 1 घंटे के बाद शारदा सामान्य हो जाती है। वो बताती है कि जायदाद ताकि ना मिले, इसलिए बहू और पोतियों ने मिलकर उसे जबरदस्ती करके जहर वाला दूध पिलाया। रमेश को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे अनामिका और बच्चों को फटे कपड़ों में घर से धक्का मार के निकाल देता है और दरवाजा लगा देता है। अनामिका रोते रोते दरवाजे के पास बैठ के विनती करती है, अजी मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने जहर नहीं मिलाया। अनामिका चाहे लाखों विनती कर ले, पर रमेश ने दरवाजा नहीं खोला। प्रसाद दरवाजा खोलने गए तो शारदा आ गई और कसम दे देती है ताकि वो दरवाजा ना खोले और किसी तरह की भी वो मदद ना करे उन्हें। प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। ऊपर से ठंड का मौसम। 2 बेटियों को लेकर अनामिका समझ नहीं पा रही थी वो कहाँ जाएगी, कहाँ आश्रय ढूंढेगी। एक टूटे हुए बस स्टैंड में जाती है। ठंड से बच्चियां कांप रही थी। आंखों में आंसू लेकर बच्चियों के साथ वो एक दरवाजे पे जाके खटखटाती है। एक बुजुर्ग महिला निकल आती है। अनामिका की परिस्थिति देखकर वो खाने के लिए रोटियां और ओढ़ने के लिए बच्चों को कंबल देती है। वहाँ से बुजुर्ग महिला को धन्यवाद कहते हुए वो फिर से उस टूटे हुए बस स्टैंड में जाके रोटी खाती है और सो जाती है। अनामिका सो तो रही थी, पर मनी मन सोच रही थी कि पेट चलाने के लिए वो कल से क्या करेगी। बच्चियां सुबह सुबह नींद से उठ जाती है और फिर अनामिका को जगाती है। बच्चियों को साथ लेकर अनामिका घर घर नौकरानी का काम तलाश करने लगती है, पर कहीं पे भी उसे काम नहीं मिलता। अब समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगी। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। भव्या और नव्या भूख से रोने लगती है। अब चूंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए बाजार के एक नल के पास ले जाकर वो दोनों बच्चियों को अच्छे से पानी पिलाती है। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बहन माँ से कुछ मत पूछो, पिताजी ने हमें और माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। माँ के पास कोई काम भी नहीं, माँ देखो रो रही है, थोड़ा सहन कर लो बहन। वो इस तरह कहती है। ये सुनकर अनामिका अपना आंसू पोंछती है। अनामिका एक लड़की को दूर में कचरा उठाते हुए देखती है। वो उस लड़की को बुलाती है। वो लड़की बताती है कचरा उठा के बेचने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। अनामिका भी कचरा इकट्ठा करके बेचने लगती है। जो पैसे मिलते हैं उससे खाना पकाने का बर्तन और सामान ले आती है। फिर एक मिट्टी का चूल्हा जला के वो उसमें खाना पकाती है। शाम का वक्त था, बहुत ज्यादा ठंड थी। चूल्हे के पास बैठकर अनामिका और बच्चे हाथ सेक रहे थे। ठीक उसी वक्त शारदा मॉडर्न कपड़े पहनकर अनामिका और बच्चों को वहाँ बैठे देख गाड़ी से बाहर निकल आती है। उनके पास आके उनका कंबल खींचती है। कौन है, सभी लोग सोच के हैरान होते हैं। उन्हें देखकर शारदा हंसती है। भव्या नव्या को बड़ा गुस्सा आता है। जलाओ लकड़ी लेके वो उसे पीटने को जाती है। डर के मारे भाग के शारदा कार में बैठ जाती है।
इस तरह कड़कती ठंड में अनामिका बच्चों के साथ बड़े कष्ट में अपनी जिंदगी गुजारने लगी।